गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं नेहा आप सबका स्वागत करती हूँ उड़ान प्रोग्राम में। दोस्तों, पिछले वेडनेसडे हम नहीं मिल सके क्योंकि रक्षाबंधन की वजह से, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। लेकिन मैं आज जिस शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ, उनका नाम है मनीषा शर्मा जी। वो लॉयर हैं और मनीषा मैम मेरठ से हैं। और मैम 1994 से प्रैक्टिसिंग करती हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट में। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैम डील करती हैं स्पेशली मर्डर केसेस में, रेप केसेस में एंड क्रिमिनल केसेस में मैम डील करती हैं। तो आइए हम मैम से जानते हैं मैम की कहानी, कि उनका ये सफर कैसा रहा और एज अ लॉयर उनको केसेस लड़ने में और उनके सामने जिस तरीके के केसेस आते हैं उनकी हिम्मत कैसे बनी रहती है, स्पेशली जब गर्ल्स के बहुत केसेस हम सुनते हैं। तो हम मैम से जानते हैं कि मैम का ये सफर कितना मुश्किल रहता है और कितनी हिम्मत उनको आती है इन केसेस को दूसरों से बातचीत करने में। जल्दी मैम जी, नमस्कार मैम। नमस्कार नेहा, नमस्कार। सबसे पहले तो मैम जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ नेहा, आप बताइए। मैं ठीक हूँ मैम। मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया मैम, अब सब आपको सुनना पसंद करेंगे क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है, लॉयर का प्रोफेशन, उसमें जो बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो शायद कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि आपके पास इतना तजुर्बा होगा कि आप इतने चीजों को हैंडल करते होंगे, केसेस को हैंडल करते होंगे। कई बार ऐसा होता होगा कि आप खुद दूसरों से भी डिस्कस करते होंगे, फिर उस नतीजे पे पहुंचते होंगे। तो मैम सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका ये जो सफर है वो कहाँ से शुरू हुआ, और आपने ये 12th के बाद ही तय किया कि मुझे LLB करना है और मैं इसी फील्ड में अपने आप को बरकरार रखना चाहती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं था नेहा। मैं मेरठ के पास एक छोटे से गांव से हूँ, रोहटा। फादर पॉलिटिक्स में भी थे, फादर डॉक्टर भी थे, और हमें हॉस्टल में भेज दिया गया। हम 4 बहनें थी और चारों कुछ चाचा के पास रही, और मैं हॉस्टल में 3 साल की उम्र में माँ को छोड़कर मैं मेरठ आ गई थी। मुझे स्कूल अच्छा लगा, बड़ा अच्छा सा स्कूल था मेरठ का, वहां पढ़ने लगी। धीरे धीरे साइंस की पढ़ाई की, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर 12th किया, और मैंने IIT की तैयारी करने की सोची। बाई चांस सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा साल वेस्ट ना हो, ग्रेजुएशन के बाद मैंने चोरी से लॉ में एडमिशन ले लिया कि एटलीस्ट कोई डिग्री मेरे हाथ में हो जाएगी। और ठीक है, नहीं नहीं हुई IIT में सिलेक्ट तो मैं कोई और कंपटीशन बीट कर दूंगी। मैथ्स क्योंकि बैकग्राउंड था, फिजिक्स क्योंकि स्ट्रांग थी, लॉ कर लिया। तो कहीं ना कहीं एक मेरे फादर के ऊपर फैमिली बहुत बड़ी थी, 6 चाचा ताऊ थे, 4 बुआएं थी, और मैं गांव से थी। और मेरे फादर ने चारों बेटियों को शहर में रखा। बड़ी बहनें तो चाचा जी के पास रही, चाची जी के पास रही, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, लाडली थी, तो मुझे बोर्डिंग में डाल दिया कि कुछ बनाना है। इतना उनमें वो जागरूक थे बेटियों की शिक्षा को लेके। तो ये एक सोच कहीं ना कहीं रही कि कुछ तो बनना है। पापा ने एक समाज के दायरे से निकल के 4 बेटियों को इतना खर्चा करके बाहर निकाला। एक भाई था, वो भी था, 5 बच्चों को पालना उस जमाने में। तो जब मैं 12th के बाद IIT में नहीं सिलेक्ट हुई और मैं लॉ में एडमिशन ले चुकी, तो सेकंड ईयर में फादर ने कहा अब तक MSc कर जाती और कहीं ना कहीं टीचिंग में चली जाती। सबसे ज्यादा जो अच्छा नहीं लगता था, टीचर बनना नहीं लगता था, कुछ समथिंग डिफरेंट आई वांट। दैट वाज द एक्चुअल मनीषा इनसाइड की शी वांट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी जो हमारा पैटर्न सोसाइटी का है कि लड़की है तो अगर पढ़ी लिखी है तो टीचर बन जाएगी, शादी हो जाएगी। बनाने वाली बात तक तो परिवार था, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेशन चूज करेगी, ये अंदाजा तब हुआ जब 12th के बाद IIT की तैयारी स्टार्ट। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक बात थी, मैं सक्षम हूं, मैं सक्षम हूं। और वो सक्षम होते होते मैंने LLB कर ली, और छोटे मोटे कंपटीशन, बैंक PO, ये वो माइंड में चलते रहे कि 21 की एज हो जाएगी तो मैं उनमें अपियर होना शुरू हो जाऊंगी। लेकिन उसके तुरंत बाद, लॉ के बाद, जब मैंने LLM में एडमिशन लिया, मेरी फर्स्ट डिवीजन बनी, मैंने यूनिवर्सिटी को टॉप किया। क्या बात? उस वक्त मुझको
आपके प्रोग्राम का नाम उड़ान है। उस वक्त मेरी सोचों को उड़ान मिली। अरे क्या बात है, क्या बात। बिल्कुल, मेरी सोचों को तब उड़ान मिली थी, जो एक फ्रस्ट्रेशन, एक डिप्रेशन सा था आईआईटी में ना सिलेक्ट हो पाने का, वो टोटल रिमूव हो गया था दिमाग से। और अगर नेहा, मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अगर मैं भगवान के बाद किसी को देखती थी, दैट वाज माय फादर। 6 दिसंबर को मेरा रिजल्ट आया था फर्स्ट ईयर का। मेरे किसी दोस्त ने इन्फॉर्म किया था तू पास हुई है। 10:30 बजे मेरे को पता लगा ये रोल नंबर, फर्स्ट डिवीजन लेके टॉप किया मैंने कॉलेज को। क्या बात है, क्या मुझे बाद उनको याद, आप आवाज कट रही है, थोड़ी सी आवाज आपकी कट रही है मैम। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। अब आ रही है? जी हाँ, अब आ रही है मैम, अब आ रही है। अब आ रही है। मैं ब्लूटूथ पे हूँ। तो नेहा, मैंने फादर को बोला कि बताइए मैं क्यों आई हूँ, एंड ही टोल्ड कि मेरी बेटी टॉप करके आई। मैं सक्षम हूँ, ये मेरी सोच थी, और मैं आज कामयाब हूँ, ये मेरे फादर का विश्वास था। जी मैम, वही मैं उसी पॉइंट पे आने वाली थी। आपने अपना पास होकर अपना जज्बे को टूटने नहीं दिया, और आपके पेरेंट्स ने उसको बढ़ावा देकर बहुत अच्छा किया। बिल्कुल, स्पेशली फादर ने, जबकि दबाव था, 4 बेटियां हैं, कैसे शादी करोगे, 22, 23, 24 साल की हो गई है, शादी करो, लेट हो जाएगा, ओल्ड एज होती जा रही है, सबसे छोटी है, मुश्किल हो जाएगी। उन सब चीजों से निकल के आना मेरे लिए और मेरे फादर के लिए भी वास्तव में बहुत पेनफुल था। लेकिन 1 और 1 11 थे। फादर एंड डॉटर बोथ फॉर 11। क्या बात। तो मैम, आप इस प्रोफेशन में आपको कितना समय हो गया? इस प्रोफेशन में मुझे 25 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं नेहा। 26 चल रहा है। इनिशियल स्टेज में जब मैं आई दिल्ली में, पहले जॉब में आई थी, 2-3 महीने जॉब किया, बहुत अच्छी सैलरी थी, पर वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे अंदर की जो मनीषा थी, दैट वाज सर्चिंग समथिंग एल्स। एक क्रिएटिविटी हो, एक ब्रेन वर्क हो, मुझे नौकरी करके वो सुबह से शाम तक के। आई एम वेरी लकी कि मैं आईआईटी में सिलेक्ट नहीं हुई। आई एम वेरी लकी कि मैंने ऐसा कोई जॉब ज्वाइन नहीं किया जो 9 to 7 का हो और जहां मैं 1-1.5 लाख कमा लूं। मनी वॉज नेवर द कंसिडरेशन। ऑफ कोर्स इन द इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ और प्रोफेशन मनी जरूरी थी, लेकिन आज मैं अगर अपने अंदर के अस्तित्व को पहचानूं, अपनी भूख को पहचानूं, तो क्रिएटिविटी, थिंकिंग एंड गुड रिजल्ट्स। नौकरी आप करते हैं, आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आप समझ पा रही हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैं इसी के शुरुआत करने से पहले मैम, मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि आपका जो प्रोफेशन है वो आपको बोल्ड तो बनाता ही है, वो तो आपको मैं देख के समझ गई हूँ, और मतलब मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देती हूँ। आप बिल्कुल बोल्ड और एकदम स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं अपने सपनों को उड़ान देने वाला जो इंसान आज मेरे सामने शख्सियत बैठा है, मैं आपको सल्यूट करती हूँ मैम। क्या बात है। अपने प्रोफेशन में बरकरार रहना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके प्रोफेशन में आप बोल्ड और स्ट्रॉन्ग तो हो ही, लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसे केसेस आते होंगे, जैसे रेप केसेस आते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही मतलब हम न्यूज में देख के इतना, हमें इतना बुरा लगता है, और आप सामने बैठ के उनको डील करते हो, वो हिम्मत कहाँ से लाते हो मैम? बिल्कुल आ जाती है। देखो नेहा, इसमें एक वकील का कर्म है अपने क्लाइंट को सेव करना, एज ए डिफेंस लॉयर, एज ए प्रोसिक्यूशन साइड अपने केस को प्रेजेंट करना। अगर मैं लड़की की तरफ से वकील हूं तो मैं ये जरूर देखूंगी कि ये केस सच्चा है या नहीं। तो वो जज्बा, वो हिम्मत अपने आप ही आ जाती है समाज से लड़ने की। बीइंग ए लेडी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और जो कोई भी कंप्लेनेंट है, अगर उसके साथ वास्तव में वो वारदात हुई है, तो हिम्मत तो भगवान दे देता है, क्योंकि इस प्रोफेशन में आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं एक्यूज की तरफ से हूं तो मैं वही केस लेती हूं जहां मुझको लगता है कि इसने ये ऑफेंस नहीं किया, और इसको बचाना मेरा धर्म है, बीइंग ए लॉयर, क्योंकि इसने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया। फॉल्स इम्प्लीकेशन है, चाहे ऑन द पार्ट ऑफ कंप्लेनेंट, चाहे ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस।
तो वहां मैं अपना धर्म निभाती हूँ। एक वकील का धर्म है अपने क्लाइंट को बचाना, अगर वो झूठा फंसा है। दोनों एंगल से, दोनों साइड से केस करती हूँ, प्रोसिक्यूशन साइड से भी की है और डिफेंस साइड से भी करती हूँ, तो दोनों एंगल पे मैं पॉजिटिवली सोचती हूँ। तो मैम ये आपको केस आपको स्ट्रांग बनाते हैं या कहीं ना कहीं आप इमोशनल हो जाती हो जब एक महिला की बात आती है, जब एक लड़की की बात आती है कि उसके साथ अत्याचार हुआ, उसके साथ बहुत गलत हुआ, मुझे उसे इंसाफ दिलाना चाहिए सही मायनों में, तो आपको कभी कभी आप इमोशनल हो जाते हो चीजों को लेकर, या आप को लगता है कि एज एन एडवोकेट, एडवोकेसी में इमोशंस का कोई रोल नहीं है। एज एन एडवोकेट तो मैं हो भी जाऊं तो शो नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे कंधों पे जिम्मेदारी मेरे वर्क की नहीं है। मेरे कंधों पे जिम्मेदारी किसी इंसान के साथ हुए किसी हादसे की भी जिम्मेदारी है। और अगर एज ए वुमेन आप पूछ रही हैं नेहा, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इफेक्ट माइंड पे हमारे भी आता है। इस माइंड के कई कंपार्टमेंट हैं, एक ह्यूमन बीइंग वाले कंपार्टमेंट में तो इफेक्ट आता है। इसलिए कभी ना कभी मन उदास भी होता है। लेकिन अगर एक प्रोफेशनल की बात करूं, जब हम काला कोट पहन लेते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि आई एम ए लेडी लॉयर, वी आर एडवोकेट्स। उस वक्त अपना धर्म वकील का नजर आता है, मैं ये बिल्कुल भूल जाती हूँ। और तुम्हें आश्चर्य होगा, मेरे हस्बैंड भी लॉयर हैं और मैं ये भूल जाती हूँ अपना वर्क करते वक्त कि ये मेरे हस्बैंड है। यस, मैं भूल जाती हूँ नेहा। मेरे लिए मेरा काम ही जो है मेरी शक्ति है और उसे मैं बहुत अच्छे से निभाती हूँ। वो मेरा मतलब पैशन है, दैट इज माई पैशन। जी नेहा। तो मैम आपने मुझसे जिक्र किया था कि जो हमारा फूलन देवी जी का नाम तो हम इतिहास के पन्नों में, कोई भी ऐसा शख्स होगा नहीं जिसने ना सुना हो, सबने इनकी कहानी बेखूबी सुनी होगी। तो आपने उस केस को भी डील किया था और एक आपने नाम मैं दिल्ली पुलिस की तरफ से शिवानी भटनागर मर्डर केस, मैं इन दोनों केसों में क्राइम ब्रांच की दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट करती थी। दोनों ही केसों में हमारे फेवर में डिसीजन हुआ था। एक्यूज को लैंडमार्क केसेस हुए हैं। शिवानी भटनागर में तो एक आईपीएस ऑफिसर के ऊपर एलिगेशन था और फूलन देवी केस में शेर सिंह राणा के ऊपर था। उन केसों के अलावा भी बहुत सारे केसेस किए हैं, जैसे मैं जेसिका लाल में भी एसोसिएटेड रही हूँ। तेलगी के 6 मैटर थे जो सीबीआई के थे, उनमें भी एसोसिएटेड रही हूँ। और रोमेश शर्मा के 14 मैटर थे दिल्ली में एक जमाने में, 2001 क्या 1999 से ले लीजिए आप, और 2014 तक ये एक बड़ा गोल्डन पीरियड था जब हम रोमेश शर्मा, मतलब न्यूज़पेपर में आने वाला कोई भी ऐसा केस नहीं था जिससे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं रहे। या तो हम उनमें खुद हैं और हम उसमें फीस ले रहे हैं, या उसमें जो हमारे गुरुजी हैं वो हैं, हम उनको एज एसोसिएट हेल्प कर रहे हैं। तो उन सब केसेस में रहे। बीइंग ए लेडी, वो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म, दैट इज ओनली बाय गॉड, कि मुझको अपने वकालत की शुरुआत में ही, जैसे वकीलों को सेटल होने में 5-6 साल लगते हैं, पैसा बिल्कुल नहीं है इनिशियल स्टेज में, बहुत परेशानियां होती हैं, पर टच वुड के पहले ही साल में मर्डर केस का स्वाद चख लिया था। कैसे होता है, धड़कते दिल से थोड़ा थोड़ा केस करना भी सीख लिया था और उस बर्डन ने सिखा दिया। जी तो मैम आपके केसेस तो मैं अब ये कहूँ, अब मैं आपसे गिनती पूछूं तो वो तो मुमकिन नहीं होगा, आपने तो बहुत केस लड़े होंगे। कभी आपको एक ऐसा केस आया आपकी लाइफ में जिसने आपको हिला के रख दिया हो, मतलब आपको ऐसा लगा हो कि ये तो घोर अत्याचार है और ये तो मतलब आपकी नींदें उड़ा दी हो, कोई ऐसा केस अगर आप हमसे शेयर करना चाहें, जो भी तमाम लोग हमें सुन रहे हैं वो आपकी हिम्मत की भी दाद देंगे, क्योंकि बीइंग अ लॉयर आपने उस केस को बेखूबी, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपके सामने एक ऐसा दर्दनाक या ऐसा भयंकर केस आता है तो आपकी क्या सोच होती है और आपका क्या रिएक्शन होता है? नेहा, अगर मैं याद करूं, इतने जो हाई प्रोफाइल केसेस को साइड रख दूं, मेरी लाइफ में 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट रहे। एक मेरे पास 2013 एंड में एक केस आया था, ट्रैप का केस था, और वो आधे से क्या ऑलमोस्ट हो चुका था, उसकी लास्ट स्टेज थी। आवाज कट गई, क्या आप रिपीट करेंगे प्लीज? हाँ, आ रही है मेरी बात? थोड़ा सा कट के आ रही है। सुन हाँ, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है मैम। देखना। हाँ, अब ठीक। मेरे यहाँ तो है। अच्छा,
मैं ब्लूटूथ पे हूँ। मेरी लाइफ में मैंने आपको बताया 2 केस ऐसे हैं जिनको मैं कभी नहीं भूल सकती। एक डैड केस 2013 में जो आया था, वो रिश्वत लेते हुए जो केस होते हैं, सीबीआई का मैटर था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। आपने शुरू में कहा मैं क्रिमिनल में डील करती हूँ, मर्डर एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इज माय स्पेशलाइजेशन। मैं बेसिकली दैट इज माय चॉइस एंड दैट इज माय हंगर फॉर द प्रोफेशन। वो केस मैंने बेइंतहा उसमें मैंने मेहनत की थी, और एक डैड केस जिसमें ये पता था सजा होगी मुझको भी और क्लाइंट को भी, उस केस को मैंने 28 फरवरी 2014, मुझे डेट भी याद है, मैंने जीता था। उस केस ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। मेहनत किसे कहते हैं, आप कैसे अंधेरे कुएं से भी रोशनी की किरण निकाल लाते हैं, वो मैंने उससे जाना था। लेकिन आजकल मैं एक केस कर रही हूँ, नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि चल रहा है, वो एक मर्डर केस है। तुम महिला सशक्तिकरण के ऊपर मुझसे बात कर रही हो, लेकिन कभी कभी महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि हमको सिर्फ महिलाओं का फेवर लेना है, हमको सच का फेवर लेना है। दैट इज ऑल्सो महिला सशक्तिकरण। ये क्लाइंट मेरे पास आया था, डिफरेंट रिलीजन से है और मर्डर केस है, और मेरा बिल्कुल झुकाव उधर नहीं था, बिल्कुल भी। और मैं बिल्कुल उस केस को करना नहीं चाहती थी। जब मैं केस की डेप्थ में गई, मैं जेल में उससे कई बार मिली, और मैं उसको हमेशा शक की नजरों से देखती रही कि अगर इसने, लड़की के मर्डर का केस है, उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई थी उसके एसोसिएशन में, गाड़ी के अंदर, जब दोनों साथ थे, इंटीमेट थे। और मैं शक की नजरों से उसकी पूरी फैमिली को, उसको देखती रही। मैं उससे जेल में लगातार मिलती रही, और एक मोमेंट ऐसा आया कि मैं समझ गई इसने नहीं मारा। कुछ कागजात भी ऐसे मेरे हाथ लगे उस केस में, ऐसा मर्डर केस जिसमें 6 महीने में क्लाइंट की बेल हो गई, और अभी वो चल रहा है। मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन वो केस मेरे दिमाग से कभी नहीं निकलता। जैसे मुझको ऐसा लगता है मुझे एक सच को सामने लाना है। मैं भूल जाती हूँ मैं उनसे क्या पीस ले रही हूँ, मैं भूल जाती हूँ वो कौन लोग हैं, मैं भूल जाती हूँ वो दूसरे रिलीजन के लोग हैं, और मरने वाली मेरे रिलीजन, मैं कहूं तो मेरी कास्ट की लड़की थी। लेकिन मैं एक इंसान पहले हूं, मेरे को रिलीजन से मतलब नहीं है। मुझको झूठ और सच में से एक को चुनना है, तो मैं सच्चाई के साथ हूं। ये मान लेना कि मर्डर हुआ है तो उसका केस मत करो, आपको सच्चाई को भी जानना जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि ये अपराध इसने नहीं किया है, हालात ऐसे हो गए, हादसा ऐसा हो गया, तो आपको सच का साथ देना चाहिए। ये केस मेरे दिमाग से ना कभी निकला है, अभी चल रहा है, इसलिए मैं नाम नहीं ले सकती, और ना ही कभी निकलेगा, कुछ भी रिजल्ट हो इसका। सीखा मैंने 2014 वाले केस से, मेहनत की एक्सट्रीम, लेकिन अप्लाई मैंने यहां किया उससे भी 10 गुनी मेहनत के साथ। ये 2 केसेस मेरी लाइफ में है। आपसे बातचीत करके आज मुझे सच में ये एहसास हो रहा है कि न्यूज में ये जो भी चीजें होती हैं, जब हम किसी का रेप केस सुनते हैं तो बहुत गुस्सा आता है महिलाओं को, और सबको 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 लगता होगा कि घोर अत्याचार, बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए इस पे, तो मेरा अपना मानना है। लेकिन आपसे बातचीत करके मैं सोच रही हूँ कि अगर एक न्यूज हमारे सामने चल रही है और अगर वो बंद हो गई तो हम उस चीज को भूल जाते हैं, और आप उस चीज को अपने दिमाग में 24 घंटे लेके चलते हो। क्या बात है मैम, इतनी हिम्मत और इतनी, मतलब आपको इतनी ताकत कहाँ से आती है कि मेरे को इस केस को सॉल्व करना ही करना है, मतलब जी, एवरी केस इज ए चैलेंज। हर केस चुनौती है हमारे सामने। और अगर वो केस, जब ये तय करना कि कौन सा केस करना है कौन सा नहीं करना, बंधन नहीं है कि सब केस करो। आपकी आत्मा, आपका दिमाग, आपकी सोच जिसे अलाउ करे वो करो। ऐसा नहीं है मैं सब केस करती हूँ और पैसे के लिए सब केस करना जरूरी है, नो। जहां आपकी आत्मा गवाही दे ये केस करो। लेकिन अगर वो केस आप कर रहे हो, नेहा, ऐसे भी केसेस होते हैं हमको पता होता है ये मर्डर हुआ है, अच्छा, कानून में उन केसों की डेप्थ में जाना पड़ता है कि मर्डर तो हुआ है, लेकिन हालात क्या थे। ये तो सोच लेना इसने मारा, इसको फांसी चढ़ा दो। मैं लेकिन तो जी मैं तो इस वक्त, मेरे दिमाग में इस वक्त ये चल रहा है कि इस वाले माइंड में आपके एक केस है और इस वाले माइंड में एक केस है, कैसे इतना ज्यादा बर्डन लेके आप एकदम स्माइलिंग फेस के साथ रहते हो। क्या बात है, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ केसेस को न्यूज में सुनना और फिर हम तो अगली सुबह होती है तो हम सिर्फ अपना अंदर ही अंदर जाहिर कर लेते हैं कि गलत हुआ, लेकिन आप तो उस चीज को पूरा लेके चलते हो। क्या बात है, सैल्यूट। थैंक यू। मैम, मेरा एक सवाल और आपसे कि तो बहुत हैं आपके,
आपने बहुत केसेस सॉल्व किए होंगे, लेकिन अगर कभी ऐसा रिस्क आता है कि केस पलट गया हो, फेल हो जाए या केस, जी। तो उसको आपको मतलब आप कैसे डील करते हो उसके साथ? नेहा नेहा, हर वकील की लाइफ में जीती हो, जी वकील का धर्म है कि वो अपना बेस्ट दे। जिस दिन yes, उसके क्लाइंट की आंखों में ये आ जाए, जैसे मैं 2014 के केस की बात करती हूँ, 28 फरवरी का वो डिसीजन था, 25 फरवरी को मैंने एंड किए थे आर्ग्यूमेंट। तो मेरे क्लाइंट ने चैम्बर में आके, वो अंकल टाइप थे मेरे, उन्होंने कहा था आपने अपना बेस्ट दे दिया। बस एक वकील की जीत वहां हो जाती है। कलम जी जो जज साहब की चलती है वो एविडेंस के बेसिस पे चलती है। क्लाइंट की आंखों में अपनी आत्मा के साथ, अपनी सोच के साथ अगर आपने ऑनेस्टी से अपनी जिम्मेदारी निभा ली, इससे आगे वकील का रोल खत्म हो जाता है। जी। तो मैम जी नेहा। मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, वैसे तो आपको देख के मैं ये सवाल अगर करूं, आपको देख के मैं समझ गई महिला शक्ति क्या है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हर महिला जो भी मेरे साथ जुड़ती है मैं उससे ये जरूर पूछती हूँ कि आप महिला शक्ति को किस तरह देखते हो? आपके लिए एक महिला शक्ति, आपका ओपिनियन क्या है अबाउट विमेन एम्पावरमेंट? तो आप मैम कुछ कहना चाहोगे कि देखो, वुमेन? बिल्कुल मेरे लिए महिला शक्ति, कोई महिला अपने अस्तित्व को जी पा रही है, जो वो अंदर से महिला है। पहले जमाने में महिलाओं को एक होम मेकर, केयर टेकर के तौर पे लिया जाता था, उसके फैसले पति लेता था, उसके उसकी आर्थिक निर्भरता भी पति के ऊपर थी, और उसकी एजुकेशन की भी निर्भरता उसके फादर के ऊपर थी। लेकिन जब एक महिला, सबसे पहले तो उसको पूरी एजुकेशन दी जाए, आत्मनिर्भर बनाना जाए, इस सब के बाद एक महिला के कंधों पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो अपनी अहमियत को, अपने अस्तित्व को और अपने आप को अंदर से पहचाने। और अगर उसके अंदर ये हुनर, अच्छी माँ होती हैं, संवेदनशील वो बेटियां होती हैं, ममतामयी माएँ भी होती हैं, और जिम्मेदार पत्नियां भी होती हैं, बहू भी होती हैं, वो भी महिला सशक्तिकरण का एक हिस्सा है। लेकिन इससे आगे भी अगर उड़ान है, अगर सक्षम है और आत्मनिर्भरता, उस जमाना, सबसे पहले तो जमाने को उसको इक्वलिटी देनी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। बहुत सारे कानून है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। सरकार ने आजादी के तुरंत बाद 1956 से और आज तक, जैसे 2013 में वर्क प्लेस पे यौन उत्पीड़न वाला कानून बना था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में बना था, सती प्रथा को खत्म किया था, हिंदू एडॉप्शन वगैरह एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट में बराबरी का अधिकार है तलाक लेने का, और पैतृक संपत्ति में भी बराबरी का अधिकार है। इस तरीके से नेहा, बहुत सारे छोटे छोटे बैरक्स हैं, कानून हैं। उस सब के बावजूद भी अगर आत्मनिर्भरता या सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर नहीं आ पा रही है, तो दैट इज लैक ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट थिंग। अगर एजुकेशन हो के भी एक माइंड का सेटअप होना बहुत जरूरी है। ये सोच के बीए एमए करके शादी कर देंगे, अपने घर जाएगी, जो अगले चाहेंगे वो कराएंगे और वैसे जी लेगी, नो। अगर आप कर सकते हैं, आप सामने बैठी हैं स्क्रीन पे, आप वो कर रही हैं जो चीज आपको खुशी देता है, मैं कोर्ट में वो कर रही हूँ जो मुझको खुशी देता है। अपने आप को पहचानने की जिम्मेदारी महिला के ऊपर है। इन सब बेड़ियों से बाहर निकल के कि अपने अस्तित्व की पहचान, एजुकेशन, माँ बाप से आप अपनी जिद करके, आप माँ बाप समझदार हैं तो खुद ही देंगे, जैसे मेरे पेरेंट्स ने दी है, आपके पेरेंट्स ने दी है, या आप खुद जब 12वीं तक बच्चा पहुंचता है, इतनी तो सरकार ने भी हेल्प की हुई है कि हर बच्चा पढ़े, और उसके बाद खुद को पहचान की एक लाइन चुने और अपने आप को पहचाने, आप क्या कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं। आपको यकीन दिलाना पड़ेगा कि मैं सक्षम हूं और मैं ये कर सकती हूं। आज जमाना 1956 या 1950 वाला नहीं है। उस यकीन के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो नेहा, जमाना स्वीकार करेगा। इसका जीता बिल्कुल सही जागता कहा उदाहरण मैम मैं आपने। हूं। मैं एजुकेशन अनमैरिड लाइफ में मैं एजुकेशन बताना चाहूंगी चैनल के माध्यम से, जी 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 बिल्कुल हम पे भी जिम्मेदारी है बीइंग ए वुमेन। जब मैं प्रैक्टिस में आई थी, मेरे फादर कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस लाइन में जाऊं। जब मैं इस लाइन में आई तो लोग ये कहते थे वकीलों की शादियां नहीं होती, क्योंकि वो ससुराल में जाके वकालत चलाएंगी। इस चीज को एक्सेप्ट कराना, बिल्कुल नहीं, जी। दिस इज फैक्ट। इसलिए बहुत सारी लड़कियों आई की नो मैरिज नहीं होती इस लाइन में। जी। हाँ, दिस मैं इज आपसे फैक्ट, ये यकीन दिलाना। मैं थोड़ा सा हिचकिचा रही थी कि मैंने ये क्वेश्चन बनाया था। मैं सोच रही थी कि मैं मैम से क्वेश्चन पूछूं या नहीं पूछूं कि एक महिला के लिए एडवोकेट होना कितना ज्यादा मुश्किल है।
नहीं, कभी कहीं कहीं ये सोच जमाने में है, जमाने को बदलना पड़ेगा कि भाई ये लड़की है, वकालत चलाएगी घर में आके केस। एक वकील के काले कोट को बहुत अच्छी एक नेगेटिव सी सोच कहीं ना कहीं 5-10% चलती है। हालांकि वकील समाज सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। ये वो काला कोट है जो जिंदगी के आखिरी दम तक पढ़ता है, फाइलों में घुसा रहता है, कानून में घुसा रहता है, अमेंडमेंट्स में घुसा रहता है। दिस मैम इज ये द वो काला इंटेलेक्चुअल कोट है, क्लास। मैम ये वो काला कोट है जो सच को इंसाफ दिलाता है। हाँ। अगर नेहा तुम हिस्ट्री में जाओ, गांधी जी भी बैरिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी लॉ ग्रेजुएट थे, अरुण जेटली साहब, आपकी सुषमा स्वराज मैडम, दुनिया भर के हाँ, कपिल सिब्बल सुषमा साहब, स्वराज जी तो इतने मैम। सारे इस देश का दारोमदार वकील पे रहा है। तो जी उस सोच को जमाने को बदलना पड़ेगा कि ये वकील है, इसको ये उड़ान दो। साथ ही हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि हम इस जब हम प्रोफेशन में आते हैं, बहुत कम उस जमाने में लेडीज होती थी जब मैं आई, एक दायरा थोड़ा सा गंदा है, क्योंकि कोर्ट ऐसी जगह है जहां अच्छा और बुरा, क्रिमिनल और शरीफ हर इंसान दोनों। आता है। अच्छी नजरें और गंदी नजरें सब आती हैं। वो जिम्मेदारी हम पे है, हम अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे समाज में, वो जिम्मेदारी हम पे है कि हम कैसे साबित करेंगे। ये भी एक सच्चाई है नेहा कि आम केसेस जो सिंपल टाइप केसेस है सब लेडी लॉयर्स कर लेती हैं, लेकिन आपको उस लाइन में अगर सेंध मारनी है जहां सिर्फ मेल का डोमिनेशन है, लाइक मर्डर केस, लाइक पीसी एक्ट, आपको 4%, यानी कि 4 टाइम्स प्रूडेंट होना पड़ेगा, आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। यू कैन डू इट, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर बेटर देन अदर्स जो मेल है हमारे कंपटीशन में, तभी जी समाज एक्सेप्ट करता है। और मैं धन्य हूं, मुझे समाज एक्सेप्ट कर चुका है एक अच्छी लॉयर के तौर अरे मैम क्या आप तो पर। बस आप शख्सियत हो। मेरे सारे कुलीग, मेरे सारे दोस्त, मेरा सारा वकील समाज बहुत आप अच्छा जी मेरे लिए साबित हुआ है, आज जो बहुत तमाम अच्छा लोग, साबित हुआ है। जी जो आपको तमाम लोग आप देखेंगे और इन फ्यूचर अभी ये जो देखेंगे हमारा शो, तो मैम आप तो जीती जाती शख्सियत हो, मैं आपको सैल्यूट फिर से करती हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो लेडी जो आपने अभी ये बात बोली कि अपना स्टैंड लाइफ में खुद लेना पड़ता है, कोई आपको सोते हुए को जगाने नहीं आएगा कि उठो और अपना काम करो। अपना स्टैंड लाइफ में खुद लेना पड़ता है। माँ बाप का काम है शिक्षा देना, माँ बाप एजुकेशन, और बदलाव आ रहा है मैम, बदलाव आ रहा है, काफी लड़कियां बहुत कुछ आ आगे रहा बढ़ रही हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। अब लोगों तो की सोच में वकालत भी में भी बहुत परिवर्तन लड़कियां आ आता है। जी जी आजकल रही लड़कियों हैं। को बिल्कुल। अगर नहीं पढ़ाते तो लोग बोलते हैं कि नहीं लड़कियों को पढ़ाओ। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा चेंज लगता है हमारे भारत में कि लड़कियों की शिक्षा के बिल्कुल। लिए सब चिंतित हैं, कहीं ना कहीं चिंतित हैं। अब तो काफी जागरूकता है, बहुत ज्यादा जी जागरूकता है अब तो। जी मैम। मैम बिल्कुल। आप महिलाओं को आज एक जबरदस्त और एक अच्छा सा मैसेज दे दीजिए। जितनी भी महिलाएं हमें सुनेंगी देखेंगी, इस वीडियो को देखेंगी, तो आप वुमेन्स को एक अच्छा सा मैसेज दे दीजिए मैम, जो आपका मन चाह रहा हो, जो आपका दिल चाह रहा हो, किसी भी बारे में। देखो, मैं तो अपनी महिला बहनों से, महिला दोस्तों से यही कहूंगी कि हम इक्वल हैं। जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता। आप अपने आप में खुद क्यों बंधक बने हुए हो? मैं महिला हूं, मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं महिला हूं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं महिला हूं, शारीरिक रूप से कमजोर हूं, दिमाग तो कहीं नहीं रुका। सब दिमाग का खेल नहीं है, मैम। सब वर्क, सब एक्सप्लोर, सब दिमाग से है। इंदिरा गांधी भी महिला थी, सुषमा स्वराज भी महिला थी, अभी विदेशों में भी बहुत सारी महिलाएं, कल्पना चावला भी महिला थी, और सुनीता जी भी महिला थी जो अंतरिक्ष में पहुंची। तो मेरा तो यही है, कहीं भी अपने आप को कमजोर ना करें, हम आगे बढ़ेंगे। और हम जो कहीं 5 या 10% या 20% इंडिया में कहीं वो जागरूकता एजुकेशन को लेके, या बंधक बना के, या कहीं वायलेंस हो गए महिलाओं के खिलाफ, या कहीं इस तरह के विक्टिम बन रही हैं, उस सबसे निकलना हमको खुद ही पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बन के आगे आना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग दिमाग से, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन से, स्ट्रॉन्ग ओहदों से स्ट्रॉन्ग हमें आना पड़ेगा। मैं जी मैं भूल जाऊंगी इससे पहले एक बात कहती हूँ मैं आपसे। मैंने जब आपसे जी। फोन पे बात की थी उसके बाद मैंने आपका एक स्टेटस देखा व्हाट्सएप का, तो मुझे आपकी एक लाइन जो आपने डाली हुई थी वो बहुत अच्छी लगी, तो मैंने नोट भी की है। एक सेकेंड। कब्र से भी, कब्र से भी गहरा होता है सब्र। यस। मतलब ये लाइन मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। तो मैम ये आपने मतलब अपने स्टेटस पे लगाया हुआ था ऐसे ही मतलब, या फिर
कुछ आपके दिमाग नहीं में कुछ नेहा, आ रहा मैं है? अक्सर नहीं, मैं थोड़ा सा उस टाइप की थिंकिंग रखती हूँ, कहीं ना कहीं एक कविता या शेर या इन सब चीजों को पसंद करती हूँ, और वो कहीं ना कहीं मेरे से जुड़ते हैं। सब्र तो करना ही पड़ता है, और राइट टाइम पे राइट प्लेस पे वो चीज आपके पास आती जरूर है जिसको आप डिजर्व करते हो। तो कब्र से गहरा सब्र होता ही है। और जब भटकाव हो जाता है, जब गलत डिसीजन हो जाते हैं जिंदगी में, चाहे वो करियर को लेके हो, लाइफ को लेके हो, या कोई और चीज को लेके, उतावलेपन में की हुई चीजों से जो है उतनी अच्छे रिजल्ट आते नहीं है। तो इसलिए थोड़े सब्र के साथ, अगर मैं वकालत की बात करूं तो एकदम कोई करोड़पति नहीं बनता। आप 5-7 साल, मेरे गुरुजी कहा करते थे कि जो वकालत में मेरे गुरुजी थे, कि तुम वकालत सीखो, पैसा दौड़ कर तुम्हारे पीछे आएगा। ये मैं फैक्ट बतला रही हूँ, जो मैंने कभी सोचा नहीं था, जो मैंने कभी चाहा भी नहीं था, जो मेरी कल्पनाओं में भी नहीं था। मैंने जिस दिन बच्चा, मेरा बच्चा आज 20 साल का है, जिस दिन वो पैदा हुआ, शाम को 6 बजे, मैं 4:30 बजे कोर्ट से घर गई थी। तो थोड़ा थोड़ा सब्र करके, शुरू के 2-3 साल सब्र करके, जो मेहनत कर ली 5-7 साल, और आज कोरोना काल है, 6 मंथ्स होने को आ रहे हैं, 5 तो ऑलमोस्ट हो ही गए, और सब्र रहा तो एस्टेब्लिश है, और हर चीज भगवान ने दी। और मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान की कि आपने मेरा सिलेक्शन नहीं किया इंजीनियरिंग में कहीं भी। मेरी भूख यही थी, मेरा वर्क प्लेस यही था, मेरा प्लेटफॉर्म यही था। मॉनिटरी की बात करो तो आई एम एस्टेब्लिश्ड। अगर आप ब्रेन की बात करो तो जो मेरी भूख है क्रिएटिविटी की, वो उसमें मैं यहाँ शांत हूँ। अगर मैं पारिवारिक बात करूं तो मेरे को मेरे इन लॉज ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर इन लॉ ने, और मेरा बच्चा भी लॉ कर रहा है, उन सब ने इस प्रोफेशन के साथ एक्सेप्ट किया, और मेरे साथ कदम से कदम मिला कर चले, और मेरी हिम्मत बने। तो सब्र अगर है इंसान में, तो वो सब कुछ अचीव कर सकता है जो वो डिजर्व करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे दिया है सब्र के साथ। मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी जब आपने ये प्रोफेशन, जब आप इस प्रोफेशन फील्ड में उतरे, एज मतलब आपको लगा कि अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपने प्रोफेशन में बखूबी आगे बढ़ने के लिए, तो आपके घर वालों ने आपको पूरा सपोर्ट किया मैम? जब मैं प्रोफेशन में आई थी तो अनमैरिड थी। तो मेरे फादर को कहीं डर था, वो पॉलिटिक्स में भी थे, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी थे। मैंने आपसे किया क्योंकि एक लड़की का इस प्रोफेशन में उतरना थोड़ा सा दिमाग ऐसा एक होता है। बहुत पढ़े लिखे और बहुत इंटेलिजेंट फादर होते हुए भी मेरे फादर को इस प्रोफेशन में भेजने में घबराहट हुई थी। एक डर होता है। हाँ, एक डर था। कई कारण थे कि इस प्रोफेशन में सक्सेस बहुत जल्दी नहीं है, इस प्रोफेशन की लड़कियों की बहुत आसानी से शादी नहीं होती है, और इस प्रोफेशन में कोर्ट के अंदर। अच्छा, ये बात मुझे आपसे, मतलब ऐसा सच में है मैम? मतलब शायद अब तो जमाना बदल गया है, पर नहीं, मेरी शादी को नेहा 23 साल हो चुके हैं। शादी को 23 साल हो चुके हैं। आपको तो ये भी बात थी, और मेरे फादर को ये भी डर था तो ये भी डर था फादर को, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में थे, तो मेरठ की कचहरी में जाते थे कि इस लाइन में कोर्ट के अंदर आने वाले लिटिगेंट्स अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। एक खानदानी घर की लड़कियां ऐसे प्लेस पे बैठेंगी, और कहीं ना कहीं प्रोफेशन में उस जमाने में लड़कियां कम थी, और अपने ही साथ के लोगों के साथ क्या किस तरह का वो होगा, वो डर सारे थे, परिवार की इज्जत सब कुछ था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब मेरे को धीरे धीरे मैं एक ही साल में कुछ रिजल्ट देती हुई दिखी, बातें करते, आई वाज जस्ट, मतलब मैं फ्रेंडली थी बिल्कुल। तुम यकीन करो कि मैं एक गांव की लड़की हूँ जहाँ 6 चाचा ताऊ हैं। वहां पे मैं अपने फादर से एक एक बात बता देती थी, और उनका वो जज्बा था कि इतनी खुल के बोलती है, इतनी बिंदास बोलती है। मैं पहली लड़की थी जिसने अपने घर में जीन्स डाली थी, मैं पहली लड़की थी जिसने स्कर्ट डाली थी, मैं पहली लड़की थी जो को एड में पढ़ी थी, और मैं पहली लड़की थी जिसके लड़के भी दोस्त थे। एंड माय फादर एक्सेप्टेड ऑल दिस। एंड मैं इस सब के बावजूद भी, मतलब पापा को ये था भाई इंटरकास्ट मैरिज आज जैसे मैं करूंगी अपने बेटे की, अगर वो चाहेगा, मेरे घर में भी हो रही है कि मैं
प्रोफेशन में इन माई कास्ट करके गई, तो पापा धीरे 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 मतलब एक विश्वास देते चले गए कि नहीं, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। और उस विश्वास की डोर आज भी, उनके जिंदा ना रहते हुए भी, वो विश्वास की डोर मेरे हाथ में आज भी है। मेरी हर सफलता, मेरा हर केस, मेरे हर मुकाम, मेरी हर उड़ान और इस चैनल के माध्यम से मेरे फादर को जाती है। जी, क्या बात है मैम, आपके फादर के लिए सैल्यूट, क्या बात है। माँ बाप का सपना पूरा हो जाए, उनके बच्चे उनका सपना पूरा करें, इससे बड़ी बात और इससे बड़ी खुशी शायद कोई नहीं होती जिंदगी में। और आपने और तुम उस बात को समझ रही हो नेहा, क्योंकि तुम शायद हरियाणा से बिलोंग करती हो, और मैं तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी, हाँ, वो टोन में थोड़ा सा लगता है, तो उनसे पता चलता है। और तुम भी सेल्फ मेड मुझको दिखती हो, इसलिए तुम समझती हो। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप जैसे लोग मैम अगर मोटिवेशन करने लग जाए सबको, तो फिर तो कोई निराश ही ना रहे। एक वो मैंने पिछले अपने सेशन में एक लेडी से बात की थी, तो उन्होंने एक मैसेज दिया था कि अगर लेडी को सपोर्ट करे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर एक लेडी को सपोर्ट करे, तो जैसे आप मुझे थोड़ा सा, जी जी, तो मैम बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, और बातचीत इतनी हो रही है और इतना अच्छा लग रहा है मुझे सुन के आपको, जो मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि अरे मैं क्या सवाल करूंगी मैम से, मैम लॉयर है। I mean, बहुत सारे सवाल होते हैं ना मैम कि मैं क्या पूछूंगी, अब ये ना छूट जाए, अब वो ना हो जाए। पर बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और भी मन कर रहा है कि मैं आपसे 2-4 ऐसे और सवाल करूं। लेकिन जाने से पहले, सबसे पहले तो मैं आपको मैम थैंक यू करती हूँ, अपना कीमती समय आपने हमारे लिए निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहिएगा मैम। राजस्थान में यूनिवर्सिटी है श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़। जब ये कोरोना की स्थिति, मैं सबको यही बोलती हूँ कि जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा, तो शायद ये खत्म ही होने वाला है, मैं रोज रोज यही चाहती हूँ कि खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। सब परेशान हो चुके हैं इससे, तो जब भी ये जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं ये खत्म हो जाएगी, तो मैं आपको जरूर एक बार आपसे मिलना जरूर चाहूंगी मैम। बिल्कुल, श्योर श्योर नेहा, श्योर। तो मैम मैं जाते जाते आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी कि प्रोफेशन तो आप ऑल टाइम इतना बिजी रहते होगे, इतना बिजी शेड्यूल होता होगा, एक आपका माइंड घर में रहता होगा कि मेरे घर में भी मुझे संभालना है सब कुछ, और एक आपका माइंड कोर्ट वगैरह में रहता होगा कि केसेस में रहता होगा। जब आपको कभी रिलैक्स फील होता है तब आप क्या करते हो? मैं बहुत से लोग पोएट्री पसंद करती हूँ, शेर और शायरी पसंद करती हूँ, कहीं पढ़ती हूँ, कभी लिखती भी हूँ। जब कॉलेज टाइम में थी तो लिखे भी हैं, नॉवेल्स भी लिखे हैं। मैंने केमिस्ट्री बहुत पढ़ी है इस कोरोना काल में, एस्ट्रोलॉजी बहुत पढ़ी है, और R N टैगोर को बहुत पढ़ा है, अमृता प्रीतम को बहुत पढ़ा है। ये सब मेरे फेवरेट जो है राइटर्स हैं। थोड़ा साहित्य से रिलेटेड चीजें, थोड़ा डेप्थ से रिलेटेड चीजें, वो सब करते हैं जब मैं खाली होती हूँ। लाइक कोरोना काल, प्रोफेशन में तो कभी नहीं होती, थोड़ा बहुत ही करती टाइम होता है, वो फैमिली को देती हूँ, अपने बच्चे को देती हूँ, अपने हस्बैंड को देती हूँ। लेकिन अब कोरोना काल में काफी टाइम मिला, कॉलेज टाइम के बाद। कॉलेज टाइम, क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके। गुड नाइट। मैं आपसे जरूर, ठीक है जी, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच, कीप इन टच। ओके नेहा, बाय बाय। जी दोस्तों, जैसे कि आपने अभी देखा, हमने मनीषा जी से बहुत सारी बातें की। एज अ लॉयर इतनी बातचीत होती है कि मैम एक लॉयर है, तो मेरे मन में भी बहुत सवाल आ रहे थे कि अब ये पूछूं, अब ये पूछूं, लेकिन समय भी काफी हो गया है। तो मैं बस आपसे अब जल्द विदा लेती हूँ। अगले वेडनेसडे हम एक नई शख्सियत से मिलेंगे। गुड नाइट, जय हिंद।